पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, बिहार की राजनीति में अब सब कुछ गरमाया हुआ है। क्या चल रहा है, किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां सीएम नीतीश साइलेंट है, सीएम नीतीश किसी भी चीज पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर रहे हैं। देखिए, जदयू में कितना कुछ चल रहा है। भले ही एक तरफ आरजेडी छोड़कर आज श्याम रजक ज्वाइन कर लिए जदयू, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि क्या जदयू में सब ठीक है? जदयू में भी सब ठीक नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, आप देखिए केसी त्यागी का इस्तीफा। उनके काफी सहयोगी ये बोल रहे हैं, अरे तो केसी त्यागी जदयू में है ना, पद से इस्तीफा दिए हैं, तो इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इस्तीफा तभी क्यों दिया गया जब अशोक चौधरी ने भूमियारों पर बयान दिया, तभी क्यों इस्तीफा दिया गया। देखिए, अशोक चौधरी केसी त्यागी काफी मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते थे, लेकिन ये बयान के बाद ही इस्तीफा देना। वहीं राजद को आप देखिए, अगर विपक्ष को आप देखिए तो विपक्ष पूरे तरीके से अभी मजबूत बना हुआ है। राजद की मैं बात करूं तो धरना प्रदर्शन था जातीय जनगणना को लेकर और अनुसूचित जाति को 9वीं सूची में शामिल करने। तमाम मुद्दे पर आज राजद जिस तरीके से मजबूत बनी हुई थी, तो पक्ष उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बाबा से बात करेंगे कि ये कोई इत्तेफाक है या इससे कुछ बिहार की राजनीति में होने वाला है। नीतीश का एक तरफ चुप रहना और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक को साइलेंटली सपोर्ट, दहशत में है दिल्ली। अब क्या होगा बाबा, क्या होने वाला है? इस तरीके से जो बदलाव हो रहे हैं अब बिहार की राजनीति में, तुरंत हलवा है कि बना मुंह में रखे अंदर चला गया। राजनीति है, राजनीति। और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचती हैं वो नहीं होता है। आप परसेप्शन बनाइए, आप चीज़ों को पढ़िए, आपको जो नज़र आता है उसके जस्ट रिवर्स होता है। नीतीश कुमार को आप इतना आसानी से अगर पढ़ लीजिएगा तो फिर नीतीश कुमार क्यों है? नीतीश कुमार आप समझ लीजिए कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो चाहे दुनिया की कोई भी कुर्सी हो, ट्रंप का भी कुर्सी गिरा सकते हैं। नीतीश कुमार को हर हाल में बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है और बिहार में उनकी सत्ता पर किसी भी तरह का कोई भी संशय, संदेह, दबाव नहीं होना चाहिए। अब इन सारी बातों को अगर आपको देखना होगा दूसरे तरीके से, आपने बड़ी आसानी से तो कह दिया कि एक तरफ चुप है, दूसरी तरफ साइलेंटली। अब नीतीश कुमार इस पर भी रिएक्ट करेंगे। नीतीश कुमार निश्चित रूप से अपने लिए प्लान 2 हमेशा तैयार रखते हैं। याद होगा 2020 के चुनाव के बाद से हम ये बता रहे थे कि उन्होंने एक खिड़की खोल के रखी है जो उनके लिए सेतु का काम कर रहा है, इस पार से उस पार जाने का। और जगह पहले भी हम बता चुके हैं, नीतीश बाबू को कुछ नहीं करना है। वो खाली वहां से घंटी बजा देंगे ना। आप देखिए, कभी स्कूल में गई हैं, मैंने बड़े क्लास में तो नहीं, छोटे क्लास की बात बता रहे हैं। छोटे क्लास में जब घंटी बजता है, फाइनल विशिल बजता है, तो बच्चे को आप देखती हैं कि चाहे जिस परिस्थिति में भी रहे, पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेकर के भागता है स्पीड से। उसी तरह से नीतीश का विशिल का इंतजार लोग करता है। नीतीश कुमार जो बीरचंद पटेल पथ है, जहाँ पे तीनों कार्यालय, जहाँ देख रही है ना, वो मिलर स्कूल ग्राउंड है, वो ग्राउंड के बगल में उनका ऑफिस का है, एकदम सटे हुए। अगर ज़्यादा संख्या में लोग आ जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं हो। वहाँ से विशिल बजाएंगे तो हो सकता है एक के बार सब दौड़ जाए। तो सब दौड़े नहीं, जिसको गेट में एंट्री मिलेगी, बाकी गेट के बाहर रहे। मिलर स्कूल में आप आराम से रहिए, आपको भी बुलाया जाएगा। और जिसको गेट की एंट्री मिलेगी वो आएगा। जिसको एंट्री मिला उसको एंट्री मिला। तो नीतीश के विशिल का इंतजार लोग इसलिए करते रहते हैं और ज़्यादा उसमें समस्या भी नहीं है। इस बार भी नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से पहले ज़बरदस्त विशिल बजाया था और उस विशिल बजाने में भारतीय जनता पार्टी वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा। आया नंबर। भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के उन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा। लेकिन उससे पहले कभी कभी आप देखे हैं कि शादी ब्याह जब होता है तो लड़की बदल जाती है, लड़का बदल जाता है घूंघट के नीचे। कभी कभी तो लड़का बदल जाता है, कभी कभी लड़की बदल जाती है। तो ये होता कब है? जब दोनों पक्ष स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। अगर मानते हैं कि शादी हो ही गया तो बैल बिया मोर करवा का। नीतीश कुमार हमेशा से इस दो तरफ की राजनीति करते रहे हैं और उन्होंने अपने आदमी छोड़ रखे हैं। जब जीतन राम मांझी स्विच कर रहे थे एनडीए की तरफ, महागठबंधन छोड़ करके, और उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाए
कि नीतीश कुमार ऐसे हैं वैसे हैं। नीतीश कुमार ने भी भरी सभा में ऐसे उंगली का इशारा करके पत्रकारों की तरफ, हम लोग बैठे हुए थे और उन्होंने इशारा किया कि आप लोग भी सुन लीजिए, ये काहे ऐसे कर रहा है, आपको पता है ना, इसको तो हम ही ना बनाए थे। विधानसभा कुर्सी पर बैठे हुए अध्यक्ष ने कहा अरे हाँ सर आप ही, बस बस हो गया सर, हो गया सर। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने अपनी बात को पूरी की और जीतन राम मांझी जैसे ही उधर गए, भारत लाइव एकमात्र ऐसा चैनल था जो ये बता रहा था कि वो गए नहीं हैं, भेजे गए हैं कि वहाँ सब कुछ ज़मीन वमीन पहले से तैयार रखे हैं, ईंटा सीमेंट बालू सब गिट्टी उट्टी सब इंतजाम करके रखें, नीतीश जाएंगे वहाँ फाउंडेशन करेंगे, मकान बनाएंगे। वही हुआ। उनके जाने के कुछ ही दिन के बाद नीतीश कुमार की एंट्री हुई। अब ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब चुप होते हैं तो कोई बड़ा फैसला लेते हैं। आज भी नीतीश कुमार चुप हैं और फैसलों की फहरिस्त जो है शुरू हो चुकी है। पहला फैसला उन्होंने लिया कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जितने दिन सदन चला, लोकसभा चला, राज्यसभा चला, उन्होंने एक बात भी नहीं कहा, किसी भी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दी। लेकिन इन सब के बीच में आपको याद होगा कि वो तो उन्होंने तो रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन रिएक्शन आया, दिखाया गया कि जदयू की तरफ से रिएक्शन आया। ललन सिंह ने बयान दिया, ललन सिंह ने सपोर्ट किया और पूरे सदन में ऐसा लग रहा था कि सरकार ललन सिंह ही चला रहे हैं। चाहते तो पहले दिन ही रोक सकते थे ललन सिंह को, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। ललन सिंह को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था कि आप दिल्ली की सरकार, दिल्ली की राजनीति में जो करना है कीजिए। संजय झा को भी तो भेजा गया था देखने। संजय झा को निश्चित रूप से भेजा गया था। संजय झा राज्यसभा गए थे, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मेवारी भी दिया गया था, सब कुछ ठीक है। लेकिन ललन सिंह और संजय झा में बहुत अंतर है। एक उच्च सदन के हैं जहां लिमिटेड काम होता है, एक निचली सदन के हैं जहां चुन करके आते हैं और वहां ज्यादा काम होता है। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह ने जो किया वो उनके पार्टी का एजेंडा था कि नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार का एजेंडा था कि आप सपोर्ट करते रहिए। लेकिन इस बीच में जो चीजें सामने नजर आने लगी उससे नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ने लगी। ज्यादा फोकस चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर कम, ये भी मामला था। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने समझा कि सबसे बेहतर होगा कि चुप्पी साध लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब नीति आयोग की बैठक कराई गई, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गए, नीतीश कुमार नहीं गए, उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया। अब ऐसी स्थिति में जो कुछ भी नजर आ रहा है वर्तमान में इस मात्र 2.5-3 महीने की सरकार में, वो साफ लग रहा है कि सरकार को किसी भी तरह से खींच खाच करके, रिक्शा में आप कभी कभी देखिए कि रिक्शा में अगला चक्का में धक्का लग जाता है या पिछला चक्का में धक्का लग जाता है, तो रिक्शा वाला क्या करता है, जो रिक्शा वाला रिक्शा पर चढ़ करके और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, अगर उसके रिक्शा का चक्का टेढ़ा हो जाता है तो वो अपने कंधा पर एक चक्का उठा करके और ले जाता है मिस्त्री के पास ठीक कराने के लिए। बिल्कुल उसी अंदाज में ये सब कुछ चल रहा है। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जब अपने में आ जाते हैं तो कोई फैसला बड़ा लेते हैं और ये नहीं देखते हैं कि होना क्या है। 2013 में पहले से उनकी बातचीत नहीं हुई थी लालू प्रसाद से कि हम छोड़ रहे हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिएगा ना। अचानक से वो छोड़े, उनके लोग वहाँ मौजूद थे और समाजवादी करके दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर दिए। और लालू यादव करते भी हैं। 2015 में भी आपने देखा दोनों साथ चुनाव लड़े। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए दही का टीका लगाया, ये सब कुछ हुआ। क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद के पास टिक पाए? नहीं टिक पाए। मात्र 2 साल में ही उन्होंने फिर से लालू प्रसाद को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ सेकंड नंबर के भाई थे, वहाँ भी उनका कद जो था छोटा हो रहा था। एनडीए में जाने के बाद उनका कद बड़ा हो गया, बड़े भाई हो गए, उनके पास ज़्यादा सीटें थी, 71 सीटें थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि उनके पास जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के बराबर है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उनको उतना सम्मान नहीं दे रही है, क्योंकि जान रही है कि इनके चलते इनका सरकार तो नहीं गिरेगा। तो वो धीरे धीरे करके घुड़फेत में ले रहे हैं चिराग पासवान को और जीतन राम मांझी को, यानी 12 को 18 उन्होंने बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है कि भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। पहला, सहयोगी दलों को नीतीश लपटने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात कि एनडीए में रहते हुए उनके पास 18 अगर सदस्य हैं तो 18 दबाव बना सकते हैं। कहा जाता है कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ता है।
तो 18 उनके पास है। अगर वो एनडीए में नहीं है तो उनके पास 28 सांसद हैं, क्योंकि 10 जो विपक्ष में खड़े हैं आज के डेट में, वो भी नीतीश कुमार के समाजवाद को करके वापस चले आएंगे। यहाँ एक कहानी है। दूसरी कहानी कि 2024 के चुनाव में जो चुनावी रणनीति हुई, अभी और भी सीटें, एक मैं आंकड़ा दूंगा आपको, चौंका देगा, और चौंका तो सबको देगा, क्योंकि सब तो यही ना समझ रहे हैं कि अरे 240, पहले 303 था, 240 आया, 32 गुना कम है। फोकस यहां रखा गया है कि मात्र 32 गुना कम है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि 32 कम है। एक सीट के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। ये बोला भी क्या था ममता बनर्जी की तरफ। महाराष्ट्र में अगर थोड़ा सा और कैलकुलेशन ठीक किया कर लिया जाता और नीतीश रहते तो ये कैलकुलेशन ठीक हो जाता, लेकिन नीतीश ने तो इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक छोड़ दिया था। वहां VVA वंचित बहुजन अघाड़ी था, वो चुनाव लड़ गया था और कई सीटों पे उसने विपक्ष का नुकसान कराया था। कई सीटों पे जीत हार जो हुई है उसके आंकड़े उससे भी कम है जितना वंचित बहुजन अघाड़ी को मिला है, यानी कि वहां 2-3 सीटें और बढ़ सकती थी। राजस्थान में भी बिल्कुल वही हुआ, और राजस्थान में भी कहीं मायावती तो कहीं और कोई, इन सभी ने मिल करके विपक्ष को कमजोर किया। विपक्ष की और सीटें बढ़ सकती थी, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में गई। असम में भी लगभग यही हुआ। AIUDF जो है वो चुनाव में लड़ा, न तो इस खेमे में रहा न उस खेमे में रहा, और वही चीज हो गया। अगर बात करें हरियाणा की तो वहाँ INLD, वहाँ भी यही बात हुई। असम में, हरियाणा में, बिहार में भी कमोबेश इस तरह की बातें हुई। बिहार में भी आपने देखा कि पप्पू यादव, अगर एक सीट, अब देखे होंगे अगर सीधी लड़ाई हुई होती तो हो सकता था कि पप्पू यादव को हारना पड़ता पूर्णिया में। ये सारी बातें, और थोड़ा सा मेहनत हो गया रहता तो कई सीटें आप जीत सकते थे। जैसे कटिहार का सीट बहुत कम आंकड़े से हार जीत हुआ, ऐसे कई सीट बिहार में भी हैं जहां कम आंकड़ों से हार जीत हुई है। तो इन सारी बातों को अगर देखा जाए बहुत गंभीरता से, तो नीतीश कुमार का जो प्लानिंग था वो कहीं ना कहीं सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 2024 में 282 सीटें जीत करके आती हो, 282 का आंकड़ा यानी कि बहुमत से 10 ज्यादा, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण बहुमत की सरकार अगर है एक दल की, तो वो ज्यादा एग्रेसिव काम करेगी, अपने शर्तों पे काम करेगी, और वो देखने को मिला भी। तब तो नीतीश कुमार नहीं थे उसमें, लेकिन जब नीतीश कुमार गए 2017 में तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार में हिस्सा बनेंगे, मंत्रिमंडल उनको मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकेंगे नहीं। अगर जरा सा वो लालच उनको हुआ तो बिहार में उनके साथ वही होगा जो वो केंद्र में दबाव बनाकर करेंगे, लेकिन उन्होंने दबाव बनाने से इनकार कर दिया। बिहार में वो पूरी तरह से एक छत्रराज, आप दिल्ली में जो करना है कीजिए। वो जानते थे कि उनको उनके फैसले का उनके मंत्री बनने से कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ अगर 2014 से हम 2019 की तरफ बढ़ जाएं, तो 2019 में भी नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते थे, जब भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें आई थी। यहां भी नीतीश कुमार 17 सीटों पर थे, और वो जानते थे कि थोड़ा दबाव बनाएंगे तो उससे अच्छा है कि मंत्रिमंडल शामिल होना, कि या तो खाएंगे तो भरपेट खाएंगे, नहीं तो मुंह जुठिया करके नहीं खाएंगे। उन्होंने तय कर लिया कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, एक मंत्रिमंडल में शामिल होकर के नीतीश कुमार का पूरा समीकरण बिगड़ गया, और वो थे RCP सिंह, जिसको लेकर के ललन सिंह और RCP सिंह का मामला जो हुआ सामने सब नजर आया। इसके आगे अगर बढ़िए तो चर्चा इस बात को लेकर के क्यों हो रही है कि क्या दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सल्तनत जो है वो दहशत में है। क्यों? तो दहशत में होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार यदि कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले का असर केंद्र की सरकार पर पड़ेगा। आप नीतीश को 12 संख्या से मत देखिए, नीतीश को 12 के अलावे उन 76 संख्या से देखिए, जो 76 नीतीश कुमार के पास आ रहा है, जो 76 नीतीश कुमार ने आपसे कम किया है। इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इन 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य,
इंडिया ब्लॉक बन रहा था तो ये पांचों राज्य जो है बहुत मजबूती के साथ इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़े हुए थे। कांग्रेस को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, कांग्रेस इसका पार्ट जरूर थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी शिवसेना और एनसीपी दो मजबूत पार्टी थे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में शामिल थे। अभी मैं और लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अखिलेश पूरी मजबूती के साथ शिवसेना अपनी समाजवादी पार्टी चला रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जब बना रहे थे तो नीतीश कुमार के पास लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों थे। इसके अलावे अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी अपने आप में बहुत मजबूत थी, और इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने जो फार्मूला बनाया था 184 का, वो फार्मूला उनका पूरी तरह से सफल नजर आ रहा था। इस फार्मूले पर अगर देखा जाए तो हम आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखते हैं तो 2019 में उत्तर प्रदेश में 74 सीटें आई थी। 2024 में 74 आई हैं क्या? मात्र 36 सीटें आई हैं, यानी 50% के आसपास आपकी सीटें कम हो गई है। नीतीश कुमार ने यही टारगेट बनाया था कि हम अगर 50% सीटें इन 5 राज्यों में 4 राज्यों में कम कर देंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोक देंगे। आज वहीं आकर के सब कुछ खड़ा है। नीतीश कुमार और 1-2 और पार्टियां मिल करके, यानी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी को अगर अलग कर देते हैं आप, तो नीतीश कुमार के पास उतनी संख्या हो जाती है जितने से इंडिया ब्लॉक का प्रधानमंत्री बन जाएगा। सिर्फ बंगाल की उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं है, बंगाल में भी जो 2019 में 18 सीटें थी वो घट करके 12 हो गई। महाराष्ट्र में 41 सीटें आपके पास हुआ करती थी आपके गठबंधन में, जो घट के 17 हो गई। इसके अलावा बिहार में जो आपकी 17 सीटें हुआ करती थी वो घट के 12 हो गई। अगर पूरे ओवरऑल देखें तो 39 सीट में से आपके पास 12 सीट, 40 में से 12 सीट है, यानी कि आपसे छूटा हुआ 28 सीट है। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो 14 में से आपके पास 12 सीटें थी जो अब घट के 9 हो गई हैं। इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ करके हम देखते हैं तो 162 सीट इन 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, 5 राज्यों माफ कीजिएगा, इन 5 राज्यों में 162 सीटें थी जो घट करके 86 हो गई हैं, यानी कि 76 जो सीटें हैं वो आपने लूज किया। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी ये बात समझ रहे हैं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी कितना कमजोर हुए हैं। आरएसएस वाली बात तो हम बार बार आपको बता रहे हैं। आरएसएस एक अलग फैक्टर है जो इससे दोनों को टारगेट दिए हुए है। अभी आपको हमने खबरों में बताया भी था, सुबह ही आपसे बात कर रहे थे तो हमने बताया था आपको कि किस तरह से अमित शाह की पहली रैली ही कैंसिल करनी पड़ी, किस तरह से नीतीश कुमार सपोर्ट में खड़े हैं, किस तरह से नीतीश कुमार नए लोगों को ला रहे हैं, किस तरह से नीतीश कुमार ने फिर से एक बार एक खिड़की खोल दी है इधर लालू प्रसाद के तरफ, और लालू प्रसाद की तरफ तो खिड़की का से जो खोलते हैं तो हवा सीधे लालू प्रसाद के बच जाती है। वहां तो बीजेपी की तरफ तो घूम के जाता है, क्योंकि ऑफिस उसका थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे जाते हैं, यहाँ तो कुछ करना भी नहीं है। अगर जोर से कूद जाए तो सीधे आरजेडी में चल जाएंगे, और नहीं तो आरजेडी जेडीयू में चल जाएगी। वो तो सिर्फ इधर से उधर कूदना है, रोड का पेरा है। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो परेशान जरूर है। 2 राज्यों में चुनाव, और दोनों राज्यों में मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में अचानक से बैकफुट पे आना पड़ा। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने आपका समर्थन धारा 370 में किया था उन्हीं लोगों को आप अलग कर दी, उन्हीं लोगों से आपका द्वेष चल रहा है, वही आपके विरुद्ध खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या है। हरियाणा की बात कर लीजिए तो हरियाणा में आप चाह रहे हैं कि एक स्टेप आगे जाएं। अब आपको लगना चाहिए कि हरियाणा में यही कैसी त्यागी है जो नीतीश कुमार को ले जाकर के हरियाणा में चौटाला परिवार से मिलवाए थे। तब नीतीश कुमार नहीं मिले थे, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अंततः उन्होंने मिलवाया। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए तो INLD के कार्यक्रम में, माफ कीजिएगा, चौटाला परिवार के कार्यक्रम में वो गए थे, और जाकर के स्टेज पर से उन्होंने दूसरे साल जाकर के उन्होंने वहां से कहा कि हम सभी को एक साथ होना चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार जिस तरह से साइलेंटली एक जगह चुप है और एक जगह चुपके वो सेंधमारी कर रहे हैं,
चुपके चुपके काम कर रहे हैं। अब इंडिया ब्लॉक को यदि साइलेंटली सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके माने आप समझ ही सकती हैं ना कई मुद्दों पर कि ज्वालामुखी एक बार नहीं बनता है, धीरे 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 करके होता है, एक बार लावा बन करके फूटता कई है। मुद्दों पर बाबा वो खड़े भी हैं तेजस्वी के साथ, इसकी चर्चा बिल्कुल खड़े हैं। आज ही आप जब हम खबर कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने बहुत सारे बयान दिए हैं, उन बयानों में सीधे वो हमला कर रहे हैं कहीं और जिस तरह से आपको हमने बताया था कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में, असम में, हरियाणा में, बिहार में जिस तरह से कमज़ोर करने की कोशिश की गई विपक्ष को, उसी तरह से एक बार फिर से प्रशांत किशोर को बिहार में ला करके और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये अच्छी तरह से नीतीश कुमार समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि अगर हम दोनों दो पार्ट में रहे तो न ये कुछ कर पाएंगे न हम कुछ कर पाएंगे। तो दोनों हो सकता है कि 2025 के चुनाव से पहले कुछ बड़ा हो जाए। हम तो आपको यहाँ तक बताते हैं कि इसी दिसंबर में कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है जिसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है इसी दिसंबर में बाबा जी। चलिए देखिए, बहुत सारी बातें करी हमने और आपको भी सुनाया कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं और दिल्ली से जो बिहार की कमान संभाल रहे हैं वो भी डरे हुए हैं। हालांकि बिहार की कमान सीएम नीतीश के ही हाथ में है, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग भी इस पर अब विचार विमर्श कर रहे हैं। उधर आरएसएस भाजपा को लेकर चिंतित है, भाजपा को लेकर एक्शन प्लान दे रही है। इधर राजद भी जो है तमाम मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, क्या होगा, तमाम मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल चर्चा गर्म में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।